नमस्कार। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विदेश से डॉक्टर बनकर लौटे बेटे ने अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि पापियों की रूह कांप गई। आज राजन विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उनकी माँ और दादी के चेहरे की उनकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल राजन पिछले 5 सालों से विदेश में ही रह रहा था और इस दौरान 7 महीने पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के करीब 3 घंटे पहले उनके पिता ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वो बहुत ही रो रहा था। उनका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वो आ नहीं पाया था। उनके मन में विचार चल रहे थे कि आज उनकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को ये मालूम पड़ेगा कि मैं मेरठ के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीदा वो उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। ये मधुर ख्याल राजन अपने मन में लिए घर पहुंचा तो देखा कि उनकी भाभी कोमल रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। राजन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वो अपने चाचा को पहचान नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर राजन की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन राजन यह देखकर हैरान था कि उनकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत घबराई हुई सी नजर आ रही थी। राजन को वहां देखकर बोली, अरे भैया, आप तो आने से पहले बताए भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। यह सुनकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजन अपने माता पिता के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नज़र नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वो दादी के कमरे में गया। दादी, दादी, देखो आपका पोता वापस आ गया। लेकिन वो हैरान रह गया कि दादी भी कमरे में नहीं थी। तभी राजन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू, आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दीबाजी में उनकी भाभी कोमल पानी लेकर आई। राजन को अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया। अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी, ये सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, यह बच्चे तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कोमल ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोनू को आंखें दिखाते हुए बोली। तभी राजन बोला, लेकिन भाभी, माँ और दादी कहाँ है? वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। तभी उनकी भाभी कोमल अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया था ना, माँ जी तो दादी के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गई है। पर भाभी, यात्रा तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे, पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए और मैं उनके कब से फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उनका फ़ोन ही नहीं लगता। राजन बोला, अरे देवर जी,
चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है ना, इसी कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, वे बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहकर कोमल वापस रसोई में खाना बनाने चली गई और राजन थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया। दरअसल राजन का संयुक्त परिवार था। विदेश जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था। राजन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रखते थे। उनके भैया भाभी भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आज इस घर में पता नहीं क्या हो गया है। ये बात राजन को समझ में नहीं आ रही थी। राजन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा ना लग पाने के कारण वो नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उनकी बात होती रहती थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उसे बहुत कम बातें करते थे। राजन लगातार अपने पिता की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी कोमल कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों बाद मिलने का जो उत्साह राजन के मन में था, वो सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उनके भतीजा भतीजी उनके पास आए और बोले, चाचू, हमारे लिए क्या लाए हैं? तभी राजन ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं है। ऐसा सोच सोचकर राजन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना ही घर काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उनका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए राजन ने उनसे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उनका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन राजन ने अपने पिताजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही राजन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के सभी कर्मचारी झुककर उनका अभिवादन कर रहे थे। राजन जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उनके दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उनके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। राजन को भी मरीजों का दुख दर्द दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब राजन मरीजों का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उनका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा के कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ जानी पहचानी हो। वो दीवार की ओर चेहरा करके सो रही थी। उस जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रहा था। चांदी से चमकते हुए बाल उनके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर राजन को कुछ आकर्षण सा महसूस हुआ। राजन जब केबिन की ओर वापस आने लगा उसी समय सभी सफाई कर्मी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे, कूड़ा कचरा उठाने में लगे थे। फोन पर बात करते करते अचानक से राजन के कानों में एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की
सफाई कर्मी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब तुम लोगों से काम नहीं हो पाता तो नौकरी क्यों करते हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाते? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता? तो यहाँ क्या कर रही हो? वो बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुने जा रही थी। ये देखकर राजन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उस ओर गया, उसे महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए वो जैसे ही थोड़ा और नज़दीक आया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर राजन दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मी सच में उनकी माँ ही थी। राजन को सामने देखकर उनकी माँ की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। उसी समय राजन के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकालूंगा। ये कोई नौकरानी कूड़ा करकट उठाने वाली नहीं है, बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से राजन की ओर देखने लगे। तभी राजन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और दादी माँ कहाँ है? अपने बेटे को देखकर मनोरमा जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई उसी बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर राजन का दिल करुणा से भर आया। तभी उनकी दादी की नींद से जग गई। मनोरमा जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता आया है अम्मा जी। अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सह लाकर उसे खूब आशीर्वाद दी। लेकिन राजन के दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। वो बोला, माँ, दादी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है। तभी दादी के कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा, तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई रोहित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा, तू तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास कितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने मकान बनाने पर खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं रखे थे। लेकिन तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ को दवाई के लिए और छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए था, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। और उन दोनों को तो 50 रुपये देने में भी आपदा आती थी। कोमल बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए नए कपड़े खरीदती थी। उससे रोहित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ 100 रुपये भी मांग ले तो घर में तूफान आ जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे थे। तभी भाभी बस अपने परिवार और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम तेरी मेरी बहू करती थी। और जब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ को मुझे ये सब देखकर बड़ा दुख होता था बेटा, और अगर मैं कुछ कहती तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती और कहती, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्चे बढ़ा रही हो, ऊपर से मुझे ज्ञान देती है, चुपचाप एक कोने में पड़ी रह, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजन की माँ मनोरमा जी ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम लोगों के साथ क्या गुजरी है ये तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो रोहित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होने लगी
और मैंने उसे दवाई के लिए पैसे मांगे, तब कोमल बहू ने घर में कलह शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी है। तुम्हारी माँ और दादी, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। आए दिन तो बीमार ही पड़ती रहती है तुम्हारी माँ और दादी। अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस कलेजे पर मूंग दल रही है, दाल दल रही है। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर के किसी कोने में इसे रख दो। कोमल बहू की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि रोहित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा, मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि रोहित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि रोहित मुझे कहने लगा कि मैंने मेरठ में रहने वाले अपने मित्र से दादी की तबीयत के बारे में बात की है। वो मेरठ के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल ही मिलने के बारे में फिक्स कर दी समय। माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लगती, आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपना और दादी के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो, हमारे बेटे को हमारी चिंता तो है, इसलिए हमने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन कोमल और रोहित हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आगे आने का इंतज़ार करते रहे कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो रोहित वापस आया, ना ही कोमल बहू का कुछ पता चला। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग कहाँ रह गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं इस समझ नहीं पाई कि वो बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखवाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि वो तो हमें यहाँ छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर राजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उनका खून खौलने लगा। तभी मनोरमा जी की आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिया। लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा है। मैं बहुत कुछ सोचने समझने अम्मा जी को अस्पताल में ले आई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं कि मैं इन्हें इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वो पैसे आखिर कब तक चलते? 3 दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोती ही जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या? मैंने झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवाया।
यहाँ काम करते करते मैंने अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी, लेकिन बेटा, रह रहकर अपने बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखता था। ऐसा कहते कहते मनोरमा जी फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते राजन लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि ये कहीं महीने में उनकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और दादी दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह देखकर राजन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उनका मन किया कि अभी पुलिस को बुलाकर अस्पताल के स्टाफ को भेजकर राजन के कैंटीन से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाए। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद राजन बोला, दादी, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है। सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर मनोरमा जी और दादी थोड़े सहम गए, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार होता था। तभी राजन बोला, माँ, दादी, वो घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को लेकर राजन उनके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उनकी भाभी रेनू की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। कोमल और रोहित अपने मित्रों के साथ नाच गान कर रहे थे। राजन ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी कोमल भड़कते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? राजन ने कहा, आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मेरी दादी और माँ कहाँ है। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उनका भाई रोहित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं? अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वो केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उनका भाई सकपका गया। हड़बड़ाते हुए वो कुछ कहने ही वाला था, उसी समय राजन के सब्र का बांध टूट गया और वह चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से निकाल दिया है? तभी राजन ने अपनी दादी और माँ को आवाज़ लगाई और घर के अंदर बुलाया। मनोरमा जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचा रसीद दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान ये सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे लोग अब उन पे द्रोणा जी नज़र से देखकर फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी हाजिर हो गई। तब राजन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वो दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही कोमल और रोहित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी माँ दादी के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी मनोरमा जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों ने की है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी पुलिस बोला, अब चलिए बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की ये बात सुनकर कोमल अंदर तक कांप गई और रोने लगी। रोते हुए आवाज़ में बोली, माँ जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर मनोरमा जी पत्थर बनी उसकी टस से मस नहीं हुई, जस के तस खड़ी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर ले गई,
तभी मनोरमा जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। यह सुनकर कोमल और रोहित खुश हो गए। फिर मनोरमा जी ने कहा, लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेन में केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान लगने लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही होते हैं। यशोदा जी की बातें सुनकर कोमल और रोहित की नज़रें झुक गई। शायद वो अपने लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन मनोरमा जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वो है राजन। अपनी माँ के मुख से यह बात सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा। रोहित और कोमल मनोरमा जी के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सज़ा उन्हें सुना दी थी। एक समझदार बेटे ने अपनी माँ और दादी की समझदारी संवार दी, जिंदगी संवार दी, उन्हें नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिला दी। भगवान करे ऐसा बेटा सभी को दे, जो राजन ने कर्तव्य निभाया है अपनी दादी और माँ के प्रति। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।